रात के 9 बजते ही किसी की परछाई दस्तक देती है। कहती है, अम्मी गेट खोलो, मैं आ गया। पर दरवाजा घर के अंदर ही बंद रह जाता है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता, आप देख रहे हैं एक्शन ब्रॉडकास्ट। आज की खबर एक ऐसे परिवार की है जिसकी रातें अब कभी पहले जैसी नहीं रही। दिल्ली के सहादरा की 42 साल की निशा अंसारी, जिसके 5 साल के जीवन में 2 बेटे चले गए, आज हमें बताती है कि इंसान कितना अकेला रह सकता है और किस तरह एक जरूरतमंद परिवार सिस्टम की बेखबरियों में दब जाता है। घटना 29 नवंबर की रात की है। स्थानीय सूत्रों और परिजनों का बयान के अनुसार 14 साल के साहिल, जो हाल ही में परिवार की जिम्मेदारियों को संभालने लगे थे, घर लौटते समय एक बारात के बाहर रुक गए। वहां नकली नोटों को सड़क से उठाते देख कुछ लोग नाराज हुए। आरोप है कि सीआईएसएफ के हेड कांस्टेबल मदन गोपाल तिवारी ने पहले लड़के की पिटाई की और फिर पिस्तौल से गोली चला दी। साहिल वहीं गिर गया और परिवार का कहना है कि अस्पताल पहुंचने तक वो दम तोड़ चुका था। निशा कहती है, मैं तो उसे देखकर ही बेहोश हो गई। मेरा बेटा वहीं गिरा हुआ था। उसके शब्द सीधी, कठोर और दिल तोड़ देने वाली। ये वाकया हमें ये याद दिलाता है कि पीड़ा के पास किसी राजनीतिक या प्रशासनिक भाषा का कोई पासपोर्ट नहीं होता, बस खामोशी और सवाल रहते हैं। परिवार का आरोप है कि भीड़ में किसी ने मदद की जहमत नहीं उठाई। वे कहते हैं, ना तो किसी ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया और ना ही मदद के लिए सही समय पर कदम उठाया गया। आरोप है कि आरोपी अधिकारी ने जानबूझकर गोली चलाई। दूसरी ओर आरोपी का परिवार और उसके भाई दावा कर रहे हैं कि यह एक दुखद हादसा था, पिस्टल गलती से चल गई। वे कहते हैं कि उनका पूरा रिकॉर्ड साफ है और आरोपों को गलत ठहराया जाएगा। मामलों की जांच और कानूनी प्रक्रिया अब अदालत के दायरे में है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सवाल खड़े होते हैं और इन्हें सिर्फ एक परिवार का दुख मानकर टाल देना आसान नहीं है। पहला, एक सशस्त्र लाइसेंसधारी सुरक्षा कर्मी के पास बंदूक रखना और उस पर नजर रखने की जिम्मेदारी क्या है? यदि हथियार गलती से चल भी गया हो तो ऐसे मामलों में जवाबदेही कैसे तय की जाती है? दूसरा, क्या वो नियम प्रक्रियाएं पर्याप्त हैं जो सशस्त्र लोगों के सार्वजनिक मौजूदगी के दौरान सुरक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करें? तीसरा और अहम सा पक्ष ये है कि साहिल जैसे बच्चे रोजी रोटी के लिए काम करते हैं। छोटे कमरों में रहने वाला परिवार, सीमित साधन और पलायन जैसी स्थितियां उन्हें जोखिम के और भी करीब ले जाती। गरीबी, अनौपचारिकता, अर्थव्यवस्था और बच्चों की सुरक्षा, ये मुद्दे व्यक्तिगत त्रासदी के परे राष्ट्रीय चिंताओं की तरफ इशारा करते हैं। हमें ये भी पूछना चाहिए, उस भीड़ में कौन था जो मदद कर सकता था? नागरिकों की आपात स्थिति में जिम्मेदारी क्या बनती है? क्या भय, उदासीनता या शक्ति के असंतुलन ने इंसानियत की आवाज दबा दी है? ये सवाल कानूनी जांच से अलग अलग परतों पर खड़े हैं। परिवार अब सिर्फ यही चाहता है कि दोषी को कड़ी सजा मिले। निशा कहती हैं, ऐसे इंसान को जीने का हक नहीं है। हमें अपने बच्चों के लिए न्याय चाहिए बस। यह एक आम माँ की आवाज है जो न्याय की गुहार लगाती है, ना कि बदले की। निष्कर्ष यही है कि अकेली पुलिसिया कार्रवाई या फिर गिरफ्तारी ही पर्याप्त नहीं है। हमें देखना होगा कि सशस्त्र लाइसेंसिंग, प्रशासनिक जवाबदेही, मैकेनिज्म और सामुदायिक जागरूकता किस तरह मजबूत हो सकती है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाक्रमों को रोका जा सके और पीड़ितों को समय पर सहायता मिल सके। हम इस कहानी के जरिए प्रशासन और समाज से यही पूछते हैं, क्या हम उन परिवारों के लिए पर्याप्त संरक्षा और न्याय सुनिश्चित कर रहे हैं जो हमारे शहरों की रीढ़? क्या हमारी नीतियां कमजोरी की आवाज तक पहुंचती हैं? इन सवालों का जवाब हमारी अगली पीढ़ी के लिए मायने रखता है। साहिल एक नाम नहीं है, वो एक घर की आशा था, एक माँ बाप की उम्मीद था। उसके जाने का बोझ उन पर कभी हल्का नहीं होगा। हम आज सिर्फ खबर दे रहे हैं, पर इससे आगे का काम न्याय की प्रक्रिया, समाज की संवेदना और इंसानी जिम्मेदारी का है। जब खामोशियां बोल उठेंगी तो जवाब भी सुनना होगा, क्योंकि हक की पुकार को दबाकर कोई जीना नहीं चाहेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि साहिल को न्याय मिले तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।